हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कोई भी लिक्विड है, जैसे कि वाटर हुआ, मरकरी हुआ, अगर किसी सरफेस या प्लेट पे डाला जा रहा है तो कभी वो स्फेरिकल शेप ले रहा है, कभी थोड़ा चपटा हो रहा है, कभी सरफेस या प्लेट पे फैल जा रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर क्यों हो रहे हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो क्यों रहा था सरफेस टेंशन के कारण। तो किसी सरफेस में, किसी लिक्विड के सरफेस में ये नेचर आता ही क्यों है कि वो अपने सरफेस को सिकोड़ के रखना चाहता है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये होता ही क्यों है, ठीक है। कोई भी सरफेस है लिक्विड का तो अपने आप को सिकोड़ के क्यों रखना चाहता है, अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना क्यों चाहता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की बुक में दिया होगा या फिर नहीं दिया है तो आप लोग खोज के पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है एक, ठीक है। एक थियरी है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। तो इस थियरी को सबसे पहले लाप्लास ने दिया था। इस थियरी के थ्रू सबसे पहले लाप्लास ने एक्सप्लेन किया था सरफेस टेंशन को। वो थियरी क्या है, उसी थियरी को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है, मॉलिक्यूलर रेंज के बारे में। मॉलिक्यूलर रेंज जो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वो अधिकतम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करना चालू कर देता है, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स तब भी काम करता है लेकिन बहुत कम रहता है, जिसको हम लोग निग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करना चालू कर देता है, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं, जो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से और कोहेसिव फोर्स की मदद से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन को, ठीक है। तो एज्यूम करिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स ए है, ए, ठीक है, और इसको सेंटर मान के 10⁻⁹ मीटर के रेडियस पे एक हम सर्किल खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो सपोज करिए, तो इस मॉलिक्यूल्स ए के चारों तरफ जो इस सर्किल के, जो कि कितना है इसका रेडियस 10⁻⁹ मीटर, तो इस सर्किल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस क्या है 10⁻⁹ है या उससे कम है, ठीक है। तो इस सर्किल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए को अट्रैक्ट करेंगे, या मॉलिक्यूल्स ए बाकी सभी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में। एजम्पशन है, थियरी है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए उसका फिगर बनाते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये कोई पॉट है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई सा भी लिक्विड आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी लिक्विड आप इसमें फील्ड मान सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए अब आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डी है, और ये जो गोला है इसका रेडियस या स्फीयर है, या सर्किल मान सकते हैं, या स्फीयर ही मानिए, स्फीयर सही रहेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए ये डी है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, एज्यूम करिए जो भी लिक्विड है या फ्लूइड है उसका कोई मॉलिक्यूल्स डी है, और उसके चारों तरफ 10⁻⁹ मीटर रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम किया गया है, ठीक है। और
एक यहाँ पे सरफेस को जस्ट टच करता हुआ टेंजेंट टाइप का है, यहाँ पे भी सेम रेडियस का सी मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ठीक है। और एक और मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इसको मान लीजिए बी है, इसका भी रेडियस वही है, और यहाँ पे ये सरफेस पे ही है, लेकिन इसका आधा पोर्शन, इसका जो सेंटर है बिल्कुल सरफेस पे है, ये मान लीजिए ए है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं फिगर से कि जो पूरे लिक्विड के पूरे अंदर है बिल्कुल मॉलिक्यूल्स डी, और ये डिस्टेंस जो भी ये मैंने इस स्फीयर खींचा है इसका रेडियस क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज, मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। सारे का ही एजम्पशन है, एक एज्यूम किए हैं हम लोग, ठीक है। तो इस स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूल्स डी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग मॉलिक्यूल्स डी एज्यूम किए हैं, तो डी के चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस रेंज में 10⁻⁹ मीटर रेडियस के रेंज में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स डी को अट्रैक्ट करेंगे, या मॉलिक्यूल्स डी उनको अट्रैक्ट करेगा जो भी इस रेंज में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल्स डी पे चारों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब चारों तरफ से, और सेम फोर्स दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कंडीशन सी में, जो मॉलिक्यूल सी है, मॉलिक्यूल सी के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल सी में जो है बिल्कुल सरफेस को टच करता हुआ हम एक स्फीयर एज्यूम किए हैं, तो इस केस में भी देखेंगे कि मॉलिक्यूल सी के चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स इस रेंज में आ रहे हैं 10⁻⁹ मीटर के रेंज में आ रहे हैं, वो भी सेम इसी प्रकार से बराबर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है भी तो वो जीरो है, ठीक है। तो कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं इस पे लग रहा है, लग भी रहा है तो वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बराबर बराबर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स बी की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका 75% लगभग जो हिस्सा है पानी के अंदर है, बाकी 25% है नहीं, ठीक है। ऐसा हम लोग एक स्फीयर एज्यूम किए हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, अगर यहाँ पे इसको हम लोग एज्यूम करें, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी के भीतर जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे हैं और नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जा रहे हैं। तो नीचे वाले और ऊपर वालों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो नीचे की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बाकी इसका पोर्शन हम लोग एज्यूम किए हैं 25% लगभग, वो पोर्शन है ही नहीं, ठीक है। तो केवल 75% वाले मॉलिक्यूल्स इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इनका दोनों का अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो ये नीचे की तरफ कुछ होगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम मॉलिक्यूल्स ए को देखें, जिसका क्या है, केवल 50% पानी के अंदर है, बाकी पोर्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार इस पे भी एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, जो थोड़ा इस वाले मॉलिक्यूल्स बी के कंपेयर में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उन पे एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यही फोर्स आप जैसे ग्रेविटी में ही देख रहे थे, ग्रेविटी के केस में ही कोई जब हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल्स था
तो वो चपटा हो रहा था, क्योंकि उस पर एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ग्रेविटी काम कर रही थी, m/g। ठीक है, तो मॉलिक्यूल चपटा हो रहा था, मतलब उसको दबा रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पे ग्रेविटी की जगह पे यही जो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स है, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर इसमें मान लीजिए टोटल अगर मान लीजिए सब में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें 100 मॉलिक्यूल्स बराबर बराबर हर डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ठीक है, या ये उनको खींच रहा है या बाकी सब उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो सब डायरेक्शन में बराबर फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो और ऐसे ही सी के केस में भी है, यहाँ पे भी सब 100 मॉलिक्यूल्स अगर रिज्यूम हम करें तो यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल्स सबको बराबर बराबर अट्रैक्ट कर रहे हैं सी को। ठीक है, लेकिन बी के केस में क्या है, देख रहे हैं 75 मॉलिक्यूल्स अगर रिज्यूम करें, टोटल 100 हैं, तो 75 मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, बाकी 25 ऊपर हैं। एक्चुअल में वो है ही नहीं, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से 75 और 25 का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 50 मॉलिक्यूल्स नीचे हैं और ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो इस 50 मॉलिक्यूल्स का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ठीक है, उन पे एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और उसी फोर्स के कारण जो सरफेस है किसी भी लिक्विड का, वो अपने आप को सिकोड़ना चाह रहा है। ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस नेचर को, उस लिक्विड को, उस नेचर को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर थियरी के बेस्ड पे, कोहेशन फोर्स के बेस्ड पे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर रेंज के बेस्ड पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन को हम लोग एक तरीके से डिफाइन किए थे, S = F/L। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क के टर्म में। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है या मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसी वाले फिगर्स में हम देखेंगे, अगर सपोज करिए जो ये बकेट है, जो भी हमारा पॉट है, अगर इसी को किसी दूसरे पॉट में, किसी चौड़े पॉट में डालें तो सरफेस चेंज होता है, सरफेस एरिया चेंज होगा। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया किसी भी लिक्विड का चेंज होता है तो जो बल्क के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आते हैं। ठीक है, तो जब वो सरफेस पे आते हैं तो उनको कोहेसिव फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके अपोजिट में कार्य करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, तब वो सरफेस पे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपेयर टू जो बल्क में मॉलिक्यूल्स, जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स हैं, जो भीतर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सरफेस में जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम लोग वर्क डन के वर्क के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन को। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए भी एक हमारे पास छोटा सा फिगर है। सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, ये कुछ किसी भी मटेरियल का एक फ्रेम है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये भी किसी मटेरियल का है, और ये इसका कंडीशन ये है कि जो ये ए बी पोर्शन, कुछ मटेरियल का जो भी पीस है, ये ए बी इस फ्रेम पे स्लाइड कर सकता है, मतलब ये इस पे आगे पीछे हो सकता है। और जो जब स्लाइड करेगा तो ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल
नेग्लेजिबल है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इस सिस्टम पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई एक फिल्म है किसी भी लिक्विड की, या सोप सॉल्यूशन में आप इसको भिगो लिए हैं, तो यहाँ पे एक फिल्म फॉर्मेशन हो गया है। तो फिल्म फॉर्मेशन होने की वजह से जो इसका फ्री सरफेस है, ये इधर फ्री, ये सरफेस इसके कांटेक्ट में है, जो स्लाइडिंग मटेरियल, स्लाइडिंग लाइन कह सकते हैं, ए बी। तो इस पे एक फोर्स काम करेगा इधर की तरफ, ठीक है। और अगर इसको हम लोग सपोज करिए इधर किसी फोर्स से हम लोग अगर F1 फोर्स से खींच रहे हैं, और इसको खींच के हम लोग इस पोजीशन पे ला दिए, सपोज करिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा एक्स हो रहा है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन था वो यहाँ पे था ए बी, और इसको मान लीजिए जो सेकेंड पोजीशन है सी डी, ठीक है। मतलब पहले पोजीशन ए बी पर था, ये स्लाइडिंग मटेरियल है, जो भी वायर कह लीजिए, स्लाइडिंग वायर। अब क्या किए, इसको हम किसी फोर्स F1 से खींच के क्या किए, पोजीशन सी डी पे लाए, ठीक है। तो चूंकि इस वायर पे सरफेस टेंशन फोर्स एक अंदर की तरफ लग रहा है, तो जब हम इसको F1 फोर्स से खींचेंगे तो हमको एक कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी से सी डी में, ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। और जो इसका लेंथ है वो एल है, इसका जो वायर का लेंथ है जो फिल्म के कांटेक्ट में है, उसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम लोग सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला था, हम लोग जो पढ़े थे, एस इक्वल टू एफ बाई एल, या यहां से एफ बराबर क्या होगा, एस इंटू एल। एल क्या था, जो लेंथ फिल्म के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो चूंकि ये फ्रेम है तो इसमें दो लेयर इस वायर के कांटेक्ट में होगी। जैसे कोई भी आप फिल्म बना रहे हैं तो उसका दो सरफेस इस वायर के कांटेक्ट में होगा, एक तो आगे का और एक इसके जस्ट पीछे का, ठीक है। तो जो ये फिल्म है इसके दो लेंथ पे फोर्स लगा रही होगी, अपना जो भी सरफेस टेंशन है इसके दो लेंथ पे फोर्स काम, एक तो इसका पीछे वाला फिल्म हो गया और एक इसके आगे वाला। ये फ्रेम है, आप एज्यूम कर लीजिए कोई भी, ये कागज ही सपोज करिए ये फ्रेम है अगर, ठीक है। तो एक फिल्म है कोई, ठीक है। तो एक जो ये लेंथ इस पे लगा हुआ है, कोई वायर हम जो स्लाइडिंग वायर है ऐसे लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो एक फिल्म का ये सामने वाला पोर्शन हो गया, एक पीछे वाला, तो दोनों उस पे फोर्स लगाएंगे वायर पे, ठीक है। तो इसलिए जो ये एल होता है उसको हम लोग 2L कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो लेंथ पे सरफेस टेंशन लग रहा है, एक आगे वाला फिल्म एक पीछे वाला फिल्म, ठीक है। तो इसलिए F इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस टेंशन इंटू 2L, ठीक है। अब हमको W निकालना है, तो W क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बल F हो गया, सॉरी ये F1 मान लेते हैं, यहाँ पे F1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब W क्या हो गया, F1 को हम लोग देंगे S इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। अब W इज इक्वल टू हो गया S। अब यहां से L इंटू डेल्टा एक्स क्या है, L इंटू डेल्टा एक्स। L क्या है, वायर की लेंथ है ये, और डेल्टा एक्स ये है। तो जो हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है इस तरीके से ABCD, ये हमारा L है, और ये BD और ये AB। तो ABC ये C है, सॉरी। तो ABDC या ACDB जो भी हमारा ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें ये डेल्टा एक्स है और ये L है, तो इसका जो एरिया होगा L इंटू डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा 2 इंटू, और ये इसको हम लोग डेल्टा
ए मान सकते हैं। 2 इंटू ए या डेल्टा ए कुछ भी मान लें आप, 2 इंटू डेल्टा ए, ठीक है। W इज इक्वल टू एस इंटू 2 इंटू डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया, ठीक है। तो ये 2 इंटू डेल्टा क्या है? टोटल चेंज इन एरिया, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे लोकेशन ए बी पे थे, वहां से हम लोग फोर्स लगा के सी डी पे गए, तो टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा? 2 इंटू डेल्टा ए। तो 2 इंटू डेल्टा ए को हम लोग टोटल चेंज इन एरिया कर लेंगे, एस इंटू उसको हम लोग बस ए लिख देंगे या डेल्टा ए लिख देंगे, ए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करेंगे W बाई ए। ए क्या है? ए इज इक्वल टू है 2 इंटू डेल्टा ए। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए, मतलब कि ए जो है टोटल चेंज इन एरिया, मतलब फिल्म के पीछे वाला पार्ट और आगे वाला दोनों के वजह से जो चेंज हो रहा है एरिया में, वो एरिया है ए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन को एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए। मतलब सरफेस टेंशन क्या है? किसी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ता है, ठीक है, वो होता है सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे ए बट्टे में है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जो हमको काम करना पड़ता है किसी फिल्म पर, किसी लिक्विड की फिल्म पर यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए, यूनिट एरिया में चेंज करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन कर लिए। यहाँ से भी यूनिट निकल के आ जाएगी, आप लोग वही यूनिट हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे W बाई ये है, तो इसका W का जूल हो गया और ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट हो गया और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया वर्क डन और एरिया के टर्म्स में, और ये क्या था? बल और फोर्स एंड लेंथ के टर्म्स में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास कोई फ्रेम है, ये ऐसे इस प्रकार से, आप बहुत ईजी है, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। और इस फ्रेम पे एक हमारे पास ये वायर है कोई AB, ठीक है। AB लोकेशन पे कोई L लेंथ का एक वायर हमने लगा दिया है जिसका लेंथ L है, और ये इस पे स्लाइड कर सकता है, और जो फ्रिक्शन होगा स्लाइडिंग में वो निग्लेजिबल है, फ्रिक्शन उसमें नहीं काम कर रहा है, ऐसा अजम्पशन है, ठीक है। तो इस वायर पे, स्लाइडिंग वायर पे लिक्विड फिल्म जो बना, उसकी वजह से एक सरफेस टेंशन लगेगा, मतलब भीतर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो उस फोर्स के विरुद्ध हम एक फोर्स लगा के, F1 फोर्स लगा के हम इसको क्या किए? डेल्टा एक्स CD लोकेशन पे विस्थापित कर दिए। तो इस विस्थापन में, इस डिस्प्लेसमेंट में जो हम वर्क किए सरफेस टेंशन के विरुद्ध, उस वर्क को हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो F बराबर यहाँ से जानते हैं S इज इक्वल टू F बाई L। तो यहाँ से हम लोग F1 बराबर निकाल लिए S इंटू 2L। तो 2L क्यों है? क्योंकि दो लेयर, एक ही लेंथ, दो लेयर जो वायर है, स्लाइडिंग वायर है, उस पे 2 फिल्म्स अपना सरफेस टेंशन लगा रही है, ठीक है। एक आगे वाली और एक पीछे वाली, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2L कर दिया। तो यहाँ से अब हम W निकालेंगे, तो W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो F1 इंटू डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से F1 का हमने मान रख दिया S इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब L इंटू डेल्टा एक्स क्या है? इसका एरिया है ACDB। इसको आप रेक्टेंगल अगर माने तो ACDB का एरिया है। तो हमने इसको मान लिया है S इंटू डेल्टा ए, जो एरिया है उसको मान लिया डेल्टा ए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है, तो इन पूरे 2 डेल्टा ए को हम लोग टोटल चेंज इन एरिया मान के हम लोग उसको मैंने ए कर दिया है। मतलब A इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए, मतलब चेंज इन टोटल एरिया, मतलब पीछे भी जो एरिया चेंज हो रहा है और आगे भी जो एरिया चेंज हो रहा है, तो उसको मैंने ए मान लिया है। तो यहाँ से हो गया W इज इक्वल टू S इंटू ए। तो यहाँ से हमने S को डिफाइन करने के लिए W बाई ए कर दिया है, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।